अनूपपुर जिला मुख्यालय में आयोजित सर्व सेवा संघ के 91वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक व सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि अंग्रेज क्रूर थे, निरंकुश थे, लेकिन उतने चालबाज नहीं थे जितने कि वर्तमान सत्ताधारी हैं। उन्होंने कहा कि खुद महापुरुष बनने के लिए सत्ताधीश गांधी, नेहरू व अम्बेडकर के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय तुषार गांधी जी, सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष सम्माननीय चंदन दादा जी, सम्माननीय संतोष द्विवेदी जी, हमारे सम्माननीय भूषण जी, सर्व सेवा संघ के देश भर से आए समस्त पदाधिकारीगण, समस्त सदस्यगण, कई क्षेत्र से पधारे प्रबुद्धजन एवं सम्माननीय पत्रकार बंधु, सम्माननीय तुषार जी के विचार सुनने के बाद एक नई उम्मीद जागी है। मैं सोच रहा था कि शायद 2015 में देश के एक प्रमुख समाचार पत्र के संपादक पद से त्यागपत्र देकर युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में जगाने का जो अभियान मैंने शुरू किया है, शायद यह गलत है। तो आज तुषार जी ने अपने एक वाक्य में जो मेरे मन के भीतर एक संशय की स्थिति बनी हुई थी, उसे दूर कर दिया। आपने स्पष्ट कहा कि जो निष्पक्ष है दरअसल वो निष्क्रिय होने का बहाना ढूंढता है। साथियों, मैंने काफी किताबें पढ़ी है, धार्मिक किताबों का तो बहुत ज्यादा अध्ययन किया, लेकिन हर बार परमादर्श तक पहुंचते पहुंचते मेरे मन में एक भटकाव सा आने लगा। सन 1992 में जो देश के सामने विकट स्थिति पैदा हुई, तब मैंने एक वाक्य दिया और इंदौर में एक बड़े समारोह को संबोधित करते हुए मैंने अपने विचार व्यक्त किया कि आदर्श ही ईश्वर है, ईश्वर ही आदर्श है। आदर्श का कण मात्र भी प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति असाधारणता का आभास कराने लगता है। साथियों, मैं आदर्श का मानने वाला हूं, आदर्श को प्राप्त करने का हर पल प्रयास करता रहता हूं। यह मेरी चिंता होती है कि मैं कुछ अंश को तो प्राप्त कर लूं। और इस गांधी संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में उपस्थित हुआ हूं केवल इसलिए नहीं, बल्कि मेरे अत्यंत प्रिय संतोष द्विवेदी जी जानते हैं कि यदा कदा मैं इस वाक्य का उपयोग करते ही रहता हूं कि मैं तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि गांधी दर्शन में मुझे परमादर्श प्राप्त हुआ और उस परमादर्श की वजह से ही मैं आज आपके साथ हूं। धैर्य, सत्य, अहिंसा,
संयम, ये सब कुछ गांधी जी की देन। अन्यथा इस पेट पर पिस्तौल लड़ा दी गई थी, उसका भी सामना धैर्य के साथ किया और वो पिस्तौल उस व्यक्ति ने बाद में अंदर रख दिया। कई ऐसी घटनाएं घटित हुई, अब भी होती। विषय उतनी गहराई पर जाने का नहीं है, समय भी कम है। गांधी संस्थानों द्वारा आयोजित कुछ समारोह में मैंने भाग भी लिया है। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि अपनी अलमारी में सजाने के लिए गांधी दर्शन से संबंधित किताबें मत खरीदिए। गांधी जी की जीवनी पर लिखी कोई एक किताब को पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। और उसके बाद गांधी को पढ़ने का प्रयास मत करिए, सिर्फ गांधी दर्शन को अपनाने का प्रयास कर लीजिए मित्रों। सम्यक अभियान की बात आई। यह सम्यक अभियान कोई राजनीतिक अभियान नहीं है। मैंने देखा 3 किताबों की रचना शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए मेरे द्वारा की गई, और उन पुस्तकों के लेखक होने के नाते विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में मुझे आमंत्रित किया गया। मैंने उन्हें किस किस क्षेत्र में जाने से किस प्रकार की संभावनाएं प्राप्त हो सकती है इस बारे में जानकारी दिया, लेकिन आगे जाके मुझे लगा कि ये सब जानकारी बेकार है। अब तो पढ़े लिखे युवाओं की खरीद फरोख्त हो रही है, सस्ते में, जितने सस्ते में मिल जाए। सबका प्रयास यही है। ठेकेदार नीलामी कर रहे हैं। पहले इस अनूपपुर से छत्तीसगढ़ से ट्रेन जाती थी तो श्रमिकों से लदी हुई ट्रेन होती थी, तो इसका विरोध भी होता था, लेकिन वो श्रमिक अशिक्षित या अल्पशिक्षित थे। अब पढ़े लिखे युवा, इंजीनियर और अलग अलग क्षेत्र के कोर्स किए हुए युवा, उनकी बोली लग रही है। बीपीओ, केपीओ के नाम पर बोली चल रही है, और जो कुछ हम सुन नहीं सकते वो सारी चीजें। कहा जाएगा देश। सम्माननीय तुषार जी, 70% पद सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भरे जा रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में वे कर्मचारी नहीं हैं, और मात्र 10-12 हजार रुपए महीने में एक इंजीनियर नौकरी कर रहा है। ये बुरा है। इस विषय से चिंतित होकर मैंने सम्यक अभियान की शुरुआत किया। दूसरा, किसान का पक्ष आया। किसान से संबंधित मैंने किताब भी लिखा, बड़ी चर्चित किताब रही, ठीक है, लेकिन चर्चा किस बात की पता नहीं कि उसके मूल विषय पर जाकर के चर्चा किया लोगों ने, या उस घटना को लेकर के तरह तरह के विचारों के साथ उसको पढ़ने लगे, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, कुछ तो जागृति आई होगी, ये उम्मीद करता हूं। 10 एकड़ का किसान, उसके 2 बच्चे 5-5 एकड़, फिर उसके 2 बच्चे 2.5 एकड़, फिर उसके 2 बच्चे 1.25 एकड़, और फिर डिसमिल में। आधुनिक पद्धति से खेती कैसी की जा सकती है, कैसे संभव है, और किसानों के नाम पर हम राग अलापते रहते हैं। ये सही नहीं है। इसे तो मैंने एक फार्मूला तैयार किया, इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग। और जब इस फार्मूले को मैंने तैयार किया तो मैंने गांधी जी को नमन किया, विनोबा जी को नमन किया, और मैंने बोला, चाहे ये नाम से इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग लग रहा हो, लेकिन इसमें कम्युनिटी फार्मिंग जो शब्द है वो विनोबा जी और गांधी जी की देन है। सामुदायिक चिंतन गांधी जी की देन है। तो हम उस मूल आत्मा को न छेड़े और
किसान कृषि कार्य को शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास करे, देश का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करे और उस उत्पादन को सही स्थान तक विपणन व्यवस्था के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से संपूर्ण क्रांति की बात 40 साल पहले हुई है, अब हम नव क्रांति को प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, नुसार जी की बात से मैं सहमत हूं। ये प्रजातंत्र शब्द गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने के बाद ये प्रजातांत्रिक शब्द ही गलत है। ये सिर्फ राजशाही के टाइम का हो सकता है, उसके बाद का नहीं। राजशाही में भी सन 1936 से लेकर 1947 के पहले तक ये प्रजातांत्रिक शब्द कुछ कारणों से प्रासंगिक था, क्योंकि कुछ देशी रियासतदारों ने अपने यहाँ संविधान लागू करते हुए प्रजातांत्रिक सरकार बनाने का प्रयास किया था। हालांकि वो पूर्ण रूपेण प्रजातांत्रिक कभी नहीं रह पाई। लेकिन 1947 के बाद और फिर 1950 के बाद तो प्रजातांत्रिक शब्द पूर्ण रूपेण गलत है और राजनीति से भी मेरे को शिकायत है। इसलिए मैं हर बार बात करता हूं लोकनीति की। लोकतांत्रिक देश में लोकनीति की बात की जाए तो लोक की परवाह करने वाले हो सकता है कुछ जनप्रतिनिधि आगे आ जाए। शब्द कठिन जरूर है लेकिन प्रासंगिक है, इस ओर हमको ध्यान देने की जरूरत है। धनपुरी में एक कार्यक्रम हुआ था गांधी आश्रम की ओर से, द्विवेदी जी पता नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें राष्ट्रीय स्तर के युवा ही भागीदारी लिए थे। तब मैंने कहा था इन युवाओं को कोरी किताबों में उलझाकर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनको इनकी समस्याओं को गिनाइए, इनके सामने रखिए कि वास्तविक समस्या क्या है और इनका कर्तव्य क्या है। यदि ये खुद को पढ़ लेंगे, अपनी समस्याओं को जान लेंगे, तो निश्चित रूप से उस समस्या से ग्रस्त लोगों को समस्या मुक्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथियों, थोड़ी विचारधारा भिन्न होती है। हम शब्द बड़ा अच्छा है। मैं मत बोलो, हम बोलो। हर एक व्यक्ति कहता है मैं मत कहो, हम कहो। इस हम के चलते इतना भटकाव आ गया कि लोग खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे पर दोष देने लगे। अब मैंने अपना वाक्य बदल दिया। पहले मैं कहो, अहंकार वाला नहीं, अपने आप को पहचानने वाला। पहले आप खुद को पहचानिए, अपनी क्षमता का आकलन करिए। आप कहाँ हैं, किस समस्या से ग्रसित हैं, क्या कर सकते हैं और समस्या ग्रस्त लोगों के समस्या का समाधान किस रूप में कर सकते हैं। यदि आप ये जान लेंगे तो इस देश के नवनिर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित हो जाएगा। तो साथियों, पुनः इस मंच के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि गांधी दर्शन पढ़ने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। और वर्तमान दौर बहुत ही चुनौती वाला आ गया है। उस समय अंग्रेज निरंकुश थे, क्रूर थे, सब सही है, लेकिन अंग्रेज इतने अधिक चालबाज नहीं थे जितने चालबाज आज सत्ता में बैठे हुए हैं। अब तो पग पग पर धोखा दिखाई देता है। महात्मा गांधी का नाम मजबूरी में सत्ताधीश को सत्ता प्राप्त करते ही लेना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी की स्वीकार्यता इतनी अधिक थी कि वह व्यक्ति किसी भी कीमत में उस स्वीकार्यता को प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन तब भी मैंने कहा ये गोडसेवादी गांधीवादी नहीं हो सकता। एक उदाहरण देना चाहता हूं, लंबा समय नहीं लूंगा, अभी ज्यादा समय पहले की बात नहीं, 2017 की बात है। सम्मानित तुषार जी, 2017 में हिंदू महासभा के चंद पदाधिकारियों ने ग्वालियर में
गोडसे के नाम का एक मंदिर बना लिया और उस मंदिर में सुबह शाम आरती पूजा भी होने लगी। मैं बहुत अधिक दुखी हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला, ये बहुत गलत है, इसको तत्काल रोकिए। चुप। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो आप चुप क्यों हैं? देखता हूं। अरे क्या देखते हैं? क्या गोडसे की पूजा होगी? क्या हिंसा की पूजा होगी? चुप। कोई जवाब नहीं। मैं गुस्से में उठा और मैं ग्वालियर जा रहा हूं। जब मैं ग्वालियर गया, जिसमें होटल में रुका था, तो मेरे सहयोगी ने बताया, साहब होटल के सामने पुलिस ही पुलिस लगी हुई। मतलब मैंने क्या किया? मेरा क्या अपराध है? मैं तो कोई धरना प्रदर्शन करने भी नहीं आया। मैं सिर्फ ग्वालियर आया हूं स्थिति परिस्थिति को देखने के लिए। जब मैं जहां पूजा हो रही थी वहां जाने का प्रयास किया तो एक एडिशनल एसपी आए और बोले आप वहां नहीं जा सकते। उसके बाद एक महात्मा, पता नहीं कैसे महात्मा, मैं नहीं जानता, बताया गया कि महात्मा है, खरगोन के पास में नर्मदा के किनारे बैठ करके तपस्या करते हैं। पता चला उन्होंने ये सलाह दिया था। मैं वहां गया, उनसे बात किया। उन्होंने वहीं पर 3 दिन तक तरह तरह के विचारकों को लाया जो गोडसेवादी थे, और जब उन्होंने सवाल करना शुरू किया, अपने विचार रखना शुरू किया, तो मुझे लगा आगे जाकर षड्यंत्र का शासन पूर्ण रूपेण स्थापित होने वाला है। और वो षड्यंत्र इन 10 सालों में कितना विकराल रूप ले चुका है हम आप सब जानते हैं। गांधी का नाम दबाना है, क्योंकि स्वीकार्यता बहुत अधिक है। यदि गांधी का नाम नहीं दबेगा तो ये जो व्यक्ति है, जो महापुरुष बनने का प्रयास कर रहा है, ये महापुरुष बनेगा कैसे? अंबेडकर का नाम दबाना है, यदि नहीं दबेगा ये महापुरुष बनेगा कैसे? आदि अनावश्यक बातें लेके आ गए कि गांधी ने कहा था कांग्रेस को चाहिए सरदार और देश को चाहिए जवाहर। बोलिए गलत है, गलत। जवाहर जबरदस्ती बैठ गए सत्ता में, इस बात को प्रचारित संसद में किया जाने लगा बिना आधार के, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता और अधिक दिन तक न बनी रह पाए। लोकप्रियता का खेल चालू हो गया, इसकी कल्पना हमने नहीं किया। बहुत ही विचित्र चीज हो गई। तो साथियों, आज एक मूल मंत्र मैं भी, आप भी तुषार जी के माध्यम से लेके जाए कि निष्पक्ष होने के बहाने निष्क्रिय रहने की जरूरत नहीं है। और अब हम पूर्ण सक्रियता के साथ उन अंग्रेजों से भी खतरनाक सत्ताधीशों को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले, तब जाकर के इस देश में नव क्रांति संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।